Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, that is how do organisms reproduce. The name of the chapter is how do organisms reproduce. In this chapter we will learn about these many points. Number 1, what is reproduction? Then number 2, role of DNA in reproduction. Number 3, types of reproduction. Types of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. Then we will learn about the detail of asexual reproduction. There are a lot of types of asexual reproduction. Then we will read about it in point number 4, asexual reproduction. Then sexual reproduction, we will read it under two different headings. Fifth point is sexual reproduction in flowering plants. First of all, we will read about the plants that we have read in class 7th. Then point number 6, sexual reproduction in human beings. Human beings का जो sexual reproduction है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Under the point number 6, sexual reproduction in human beings, we will read about the male reproductive organ and female reproductive organs, and the formation of gametes and their fusion and fertilization and the formation of new generation and reproductive health, etc. Okay, so this is all about the chapter number 8. Before starting of this chapter, I want to say you something. Actually होता क्या है, जब भी हम साइंस की बुक ओपन करते हैं सीधा हमारा ये वाला चैप्टर खुलता है, या फिर हम ये कह देंगे हम ये वाला चैप्टर जब ओपन करते हैं तब क्या होता है, सीधा का सीधा हमारा जो पूरा ध्यान है इट्स स्टक ऑन दीज टू टॉपिक्स. हमारा पूरा ध्यान यहाँ इन दो टॉपिक्स पे आके अटक जाता है. ये वाले डायग्राम्स हमारे ओपन हो जाते हैं और हमारा दिमाग जो है वो इस चैप्टर के बारे में बहुत अलग अलग तरह की इमेजिनेशंस करने लग जाता है. तो थोड़ा सा हमको बेटा प्लीज लेट बी कंसंट्रेट होना है. इस पॉइंट नंबर 6 के अलावा इस चैप्टर में 1 से 5 तक बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ऑल द टॉपिक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. वी मस्ट रीड अबाउट ऑल द टॉपिक्स. हमें सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, समझना है. तो कंसंट्रेशन पूरी यही फोकस नहीं रखनी है. वी विल रीड अबाउट इट ऑल्सो. इसके बारे में भी पढ़ेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट हमें ये सारी चीजें भी पढ़नी है और ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीजें हैं, टफ है. फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. द पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. देन लुक अबाउट द टर्म रिप्रोडक्शन और लुक अबाउट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर. चैप्टर की जो हेडिंग है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. देन द वर्ड हियर इज रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन. ओके, तो थोड़ा सा इस वर्ड के मीनिंग को हम समझते हैं. देखिए, टू टर्म्स आर हियर. वन इज री एंड द सेकेंड वन इज प्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन. तो द वर्ड री मीन्स अगेन. री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूस प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन. रिप्रोडक्शन मीन्स अगेन फॉर्मेशन. जो एक चीज बनी हुई है उसी के जैसा दूसरा बनना, दोबारा उसके जैसा बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस. तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम रिप्रोडक्शन की देखें तो डेफिनेशन रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इज प्रोसेस इन विच और बाय विच एक ही चीज है. एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है इसकी, ऑफ इट्स ऑन टाइप. कैसा होना चाहिए वो नया इंडिविजुअल, उसके जैसा ही होना चाहिए. ये नहीं है कि जी डॉग है और उसका जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो एक किटन बन रहा है. इट्स इम्पॉसिबल. प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, पेरेंट और उनकी क्या बन रही है. देखिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स मतलब नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलेंगे, साइंस के लैंग्वेज में हम क्या टर्म यूज करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स. एक पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है और वो कैसा है, ऑफ इट्स ऑन काइंड. similar to the
पेरेंट, सिमिलर टू द पेरेंट, पेरेंट के जैसा ही ऑफस्प्रिंग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, द न्यू इंडिविजुअल और न्यू जनरेशन और न्यू ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू द पेरेंट। पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, सिमिलर तो होता है लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता। देखिए हम लोग हैं, हम शक्ल सूरत में मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में, डिजाइन में, तौर तरीकों में हम अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। कुछ आदतें हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की हैं, कुछ मदर की जैसी हैं, कुछ हमारे फादर की जैसी हैं, कुछ अदर फैमिली मेंबर्स की जैसी हैं, बट कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारे अंदर हमारी यूनिक हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जो नया इंडिविजुअल बनता है वो पेरेंट्स की सिमिलर होता है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग है तो उसका ह्यूमन बेबी ही बनेगा, डॉग, किटन या एलिफेंट या गोट या कुछ और वो नहीं बन सकता। तो ये तो क्या हुआ, सिमिलरिटी बट नॉट आइडेंटिकल। नया जो जनरेशन बन रहा है उसके अंदर अपनी भी कुछ क्वालिटीज हैं, है ना। आजकल की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है, पता नहीं ये आदत कहाँ से आ गई, दैट इज, है ना, ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये हमने क्या कहा, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको एक्सप्लेन करना एग्जाम में कई बार आ जाता है। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि न्यू जनरेशन इज सिमिलर टू द पेरेंट बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, एक्सप्लेन हाउ, है ना, इसको एक्सप्लेन करना चाहता है। अभी हम पढ़ेंगे कि वो सिमिलर बनता कैसे और वो आइडेंटिकल क्यों नहीं बनता, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 आ रहा है हमारा, उसके अंदर हमें पता चलेगा। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है, क्या था, शुरू में मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको, यस, द पॉइंट नंबर 2 इज रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। द पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यही जो डीएनए है ना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारा ध्यान तो इस चैप्टर में रहता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, और क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे जरूर डीएनए वीएनए पता नहीं क्या क्या। रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, तो डीएनए जी का क्या रोल है रिप्रोडक्शन में। अब सबसे पहले तो हम इस टर्म का थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए आपने क्लास 9th में जब हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब देन आई टोल्ड यू अबाउट द डीएनए। क्या फुल फॉर्म होता है, यस, बहुत सारे बच्चों को याद है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए जी होते कहाँ हैं ये देखना है। देखो बेटा, हमने क्लास 9th में जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था। अब मैं एक कॉमन सेल बना रही हूँ, प्लांट सेल में एनिमल सेल में दोनों में डीएनए होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है। तो ये देखिए हमने ये सेल पढ़ी थी, अब कोई भी मान लो, सपोज दिस इज एन एनिमल सेल, इसके सेंटर में क्या चीज थी, यस, इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज हियर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, पोर्स होते हैं इसके छोटे छोटे, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना है, ये नहीं कि क्लास 9th गई जो पढ़ा था वो साफ हो गया, और अगर 9th में नहीं पढ़ा था तो अभी 9th वाली बुक साथ में रखो, उसमें देखो। ये न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस में ऐसा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, बाकी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल से हमने बनाए थे। अभी हमें इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। रिप्रोडक्शन में ये जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब का इंपॉर्टेंस हमारे बाकी लाइफ प्रोसेस में रहता है, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था या 5 था, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, उन सब में इन सारे ऑर्गेनल्स का रोल होता है। बट रिप्रोडक्शन में ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी जो क्रोमोसोम्स है, इन्हीं का रोल होता है, तो हम बाकी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो क्या है, व्हाट इज दिस, सेल, और सेल के सेंटर में ये क्या चीज थी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक जो मटेरियल है, इसको क्या बोलते थे, क्रोमेटिन मटेरियल। यही अब जो वर्ड है ये हमारे लिए अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जब लाइफ चलती है तब तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, क्रोमेटिन मटेरियल।
जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता हर बार की नई जनरेशन बनानी है। सपोज आपके हाथ में कोई कट लग गया, आपकी स्किन जो है वो छिल गई है, अब आपने क्या किया, दवाई लगाई, पट्टी बांधी, धीरे 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 क्या होगा, वो आपका घाव भर जाएगा, फिर से वहां पे नई स्किन आ जाएगी। तो नई स्किन का मतलब जो स्किन पे पहले वाली सेल्स प्रेजेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, उन्होंने अपने जैसी नई सेल को रिप्रोड्यूस किया और वो जहां से कट लगा था वहां पे उसको हील कर दिया, उस एरिया को, वहां पे नई सेल्स के लेयर बना दी, आपकी स्किन नई बन गई, वो भी रिप्रोडक्शन है। और नई जनरेशन है ना, हम लोग आज हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें बनाया, हम भी कल को नई जनरेशन देंगे, तो वो भी क्या चीज है, रिप्रोडक्शन है। दोनों में इंपॉर्टेंस किसकी है, क्रोमेटिन मटेरियल की है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये क्रोमेटिन मटेरियल जी क्या करते हैं, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में से उलझे हुए जाल की बजाय ये छोटे छोटे पीसेस में थोड़े डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, थिक हो जाते हैं थोड़े से, और डबल डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हैं क्रोमेटिन मटेरियल, नहीं बोल के अब हम इसको क्या बोलते हैं, नाउ वी कॉल इट क्रोमोसोम्स। अब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इज नथिंग एल्स, इट इज क्रोमेटिन मटेरियल। बस ये थ्रेड लाइक उलझे हुए जाल के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, थिक हुआ और डबल डबल हो गया, तो ये क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम्स ही हैं, ये दो चीजों से मिलकर बने हैं। इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर में देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन तो हमारी बॉडी की हर चीज में होगा ही होगा, इसीलिए प्रोटीन डाइट ज्यादा ली जाती है। प्रोटीन और डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, कहाँ पे है, क्रोमोसोम में है। अब ये डीएनए जी करते क्या है क्रोमोसोम में, डीएनए क्या होता है, इट इज द, ध्यान से देखिएगा, ब्लू प्रिंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का क्या है, वो ब्लूप्रिंट है, कैसे कैरेक्टर बनने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में है। अब डीएनए क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, पेरेंट से डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। डीएनए जैसा ब्लूप्रिंट लेके आएगा, जैसा कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन लेके आएगा, वैसे कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में बनेंगे। इसीलिए सिमिलर जो है वो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन एक ही टर्म है, सिमिलर प्रोजेनी बनती है। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा, पेरेंट ने अपना पूरा का पूरा डीएनए जो है वो दे दिया तो कैसे चलेगा, पेरेंट को भी तो चाहिए ना। तो होता क्या है, देखिए ये एक बार सेल का जो है आपको समझ में आ गया। अब हम सिर्फ डीएनए की बात करते हैं। होता क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो डीएनए है पहले ये डबल होता है, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर बना रही हूं। नाउ आई एम मेकिंग डीएनए ओनली। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी रहती है, डीएनए ये इस तरह का, इसमें भी डबल स्ट्रैंड्स होते हैं सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए, ये। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये एक सेल के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही, सिंगल न्यूक्लियस में, सेल के अंदर, सेल और न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेल भी बना दूं, सिंगल सेल ही है, सॉरी, यहां देखिए, ये रिप्रोडक्शन का टाइम आया इस सेल के अंदर, तब ये होगा क्या, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए के जो बोथ स्ट्रैंड्स दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नाउ अब इन पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हर एक जो पुराना स्ट्रैंड है जो सेपरेट हुआ था उसके ऊपर देयर इज अ न्यू स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस। तो नाउ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, वन पीस ऑफ डीएनए, और अब इसमें क्या हो गया है, डबल पीस ऑफ डीएनए। अब इस टाइम में ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये जो सेल है ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो वन पेरेंट सेल से देयर आर टू डॉटर सेल्स, और दोनों के अंदर अपना अलग अलग न्यूक्लियस और दोनों के पास अपना अपना अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड।
तो ये रहता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और कॉपिंग ऑफ डीएनए। कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पहले सेम कॉपी बनती है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ये प्रोसेस रहता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल में, एक सेल से 2 सेल बनने में, कॉपी हुई डीएनए में। अब देखिए कॉपी हुई डीएनए में तो क्या हुआ कि नई जनरेशन कैसी बनेगी, पेरेंट के सिमिलर बनेगी, क्योंकि पेरेंट वाला डीएनए आया है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिमिलर बन रही है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती हैं? देखो हो क्या रहा है यहाँ पे प्रोसेस कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड देन न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड ऑन द प्रीवियस वन। जो पुराना एक स्ट्रैंड है उसके साथ में उसी के अकॉर्डिंग एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। अब देखो जब कॉपिंग होती है, आप खुद के ऊपर एक एग्जांपल लो, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आपने अपने किसी फ्रेंड से नोटबुक ली, बड़ी अच्छे हैंडराइटिंग वाले से, ज्यादातर गर्ल्स से हम लोग कैरी करते हैं ना, अच्छी हैंडराइटिंग वाले से आपने लिया और आप उसको कॉपी कर रहे हो, वहां से देख के लिख रहे हो, चाहे आप कितना भी ध्यान से लिख रहे हो, लिखते वक्त कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक जरूर होती है। सेम थिंग हैपन्स हियर। जब ये दूसरा स्ट्रैंड बनता है इसके ऊपर, या ये जो सेपरेट होते हैं, तो कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत कुछ मिसमैच हो जाता है। सपोज ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, तो क्या हुआ, पर्टिकुलर सेपरेशन नहीं हो गया, बीच वाले हिस्से में कुछ चेंज हो गया, इसका हिस्सा इधर, इसका इधर जुड़ गया, एक दूसरे का टूट के जुड़ गया, कुछ नया बन गया, नया जो इसके ऊपर ये बने इनके अंदर कहीं कुछ चेंज आ गया, तो 0.001% मिस्टेक कर रहे हैं, चेंज आते ही न्यू जो जनरेशन बनती है उसमें न्यू कैरेक्टर्स अराइज हो जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के जैसे, और कुछ क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी, कॉपीइंग में 100% एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर्स विल बी फॉर्म्ड, नए कैरेक्टर्स बन जाते हैं। न्यू कैरेक्टर्स को अब हम टर्म क्या दे देते हैं, variations will be there in the next generation because of the copying of DNA is not 100% accurate। 100% accurate वो नहीं होता है, न्यू वेरिएशंस आ जाती है, न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के बेस पे आपके पास 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इंडेक्स क्वेश्चंस में। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए का कॉपी बन रहा है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि डीएनए की कॉपी का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये नई जनरेशन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कॉपी नहीं होगा तो सेल जो है वो एक से डबल नहीं बनेगी, तो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज। जब एक पेरेंट है उसका डीएनए अगर कॉपी नहीं हुआ तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई, क्या होगा, टाइम के साथ वो जो पेरेंट है या वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में डीजनरेशन होगा, एज के साथ में डीजनरेशन होगा, और डीजनरेट होके क्या होगा, टाइम के साथ साथ उसकी डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म डेड हो गया। अगर उसने अपना नया जनरेशन नहीं क्रिएट किया है तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे इंसानों ने अगर नई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाई है, उम्र के साथ बूढ़े हुए और खत्म हो गए, तो इंसान खत्म ही हो जाएंगे अर्थ से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, जो ह्यूमन स्पीशीज है उसका एग्जिस्टेंस खत्म। ऐसे ही अगर डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उन्होंने अपने जैसे नए किटन्स नहीं बनाए, नए पपीज नहीं बनाए, तो पुराने वाले तो खत्म हो जाएंगे, तो वो जनरेशन पूरी की पूरी वो स्पीशीज क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, खत्म हो गई है। तो डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज। थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखेंगे, आप पूरा बताएंगे इसके अंदर कि डीएनए होता क्या है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना, और फिर ये कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ये डबल होता है कॉपिंग में, अगर ये डबल नहीं होगा तो नई जनरेशन नहीं बनेगी। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है, देखिए हमने वेरिएशंस की भी बात करी कि जब कॉपी होता है तो सिमिलर बन जाते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं बनते, क्यों, वेरिएशंस आ जाती हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।